हेलो बच्चों। आज हम लोग क्षितिज भाग 1 के गद्य पाठों में से एक पाठ ल्हासा की ओर को पढ़ेंगे, जो कि राहुल सांकृत्यानंद जी द्वारा रचित है। पाठ पढ़ने से पहले राहुल जी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। राहुल सांकृत्यानंद का जन्म 1893 में उनके ननिहाल गांव 15 जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका पैतृक गांव कनैला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब उनका नाम राहुल सांकृत्यानंद हो गया। उन्होंने पाली, प्राकृत, तिब्बती, चीनी आदि भाषाओं की जानकारी प्राप्त करी और उन्हें जानकारी प्राप्त करने के बाद उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की, जिनमें से कुछ रचनाएं प्रसिद्ध हैं उनकी। मेरे जीवन की यात्रा, 12वीं सदी, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र आदि उनकी प्रमुख कृतियां थीं। उन्होंने बहुत सारे उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवन आलोचना, शोध आदि बहुत सारी साहित्यों का सृजन किया था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया था। पाठ को शुरू करने से पहले पाठ के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। संकलित अंश, जो यानी कि यहाँ पे जो पाठ है, संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो सन 1930 और 30 में नेपाल के रास्ते में की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगने के छद्मवेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। यह यात्रा वृत्तांत से हम उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। पाठ का नाम है ल्हासा की ओर। लेखक ने तिब्बत की अपनी यात्रा नेपाल तिब्बत के मार्ग से की थी, क्योंकि तब फरी कार्लिट पोर्ड का रास्ता नहीं खुला था। इसी रास्ते से हिंदुस्तानी वस्तुएं भी तिब्बत जाती थीं। यह व्यापारी तथा सेनानी रास्ता था। इस पर जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हैं, जिनमें चीनी सेना रहती थी। कुछ किलों में किसानों ने अपना डेरा जमा लिया था। लेखक ऐसे ही किसी एक किले में के पास चाय पीने के लिए रुका था। तिब्बत में यात्रियों के लिए कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ तकलीफ भी। यहाँ जाति-पात, छुआछूत, पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाएं नहीं हैं। लोग अपने घरों में को खुला रखते हैं। यहाँ की बहुएं या उनकी सासें यात्रियों को या अपरिचितों को भी चाय बनाकर दे देती हैं। यदि यात्रियों को कुछ संदेह है तो वह अपनी चाय खुद भी बना सकते हैं। इस चीनी किले में चाय पीकर जब लेखक चलने लगा तो उसने राहदारी मांगने वाले व्यक्ति को दोनों चिटें दे दी। थोडला के आखिरी गांव में उसे मित्र सुमिति के जान पहचान के लोग मिले। इस कारण लेखक को ठहरने की अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद जब दोबारा लेखक भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आता था, तब उसे जगह नहीं मिली और उसे एक निर्जन झोपड़े में रात बितानी पड़ी। जब लेखक को सबसे विकट ढांडा थोडला पार करना था, 16-17 हजार फीट ऊंचाई पर स्थित ये ढांडे सबसे खतरनाक जगह है। उसके आसपास कोई गांव नहीं है। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने के कारण दूर आदमी नहीं दिखते। यहाँ किसी की हत्या हो जाए तो पुलिस या खुफिया विभाग कोई चिंता नहीं करता। वहाँ कोई हत्या का गवाह भी तो नहीं मिलता। यहाँ यह डाकुओं के लिए अत्यंत सुरक्षित जगह है। डाकू आदमी को पहले मारते हैं, फिर लूट के लिए माल खोजते हैं। हथियार का कानून ना होने के कारण लोग हथियार लेकर घूमते हैं। डाकू यदि
डाकू यदि जान से ना मारे तो उन्हें अपनी ही जान का खतरा रहता है। लेखक और उनके सब साथी भिखमंगों के वेश में थे। जान का खतरा होते ही भीख मांगने लगते थे। पहाड़ पर पहाड़ पर सामान के साथ चलना कठिन था, इसलिए लेखक ने 2 घोड़े कर लिए और चलते गए। दोपहर तक वे ढांडे पर पहुंचे, जो 17,000 फीट ऊंचा था। यहाँ का वातावरण मनोरम था। दोनों ओर पहाड़ थे। इनमें कुछ पर बर्फ थी और कुछ पर बर्फ नहीं थी। ना ही हरियाली थी। ऊंचे स्थान पर देव स्थान था, जिसे कपड़े और झंडियों से सजाया गया था। लेखक को अब उतराई की ओर चलना था। उनके साथ उनके 1-2 साथी और चल रहे थे, पर वे सब बिछुड़ गए, क्योंकि लेखक का घोड़ा धीरे चलने लगा था। लेखक उन सबसे बहुत ही पीछे रह गए। इसी बीच वे रास्ता भटक कर कहीं और चले गए। फिर वापस रास्ते पर लौट कर आए। वहां 4 बजे के करीब लंगकोर पहुंचना, जहां उनका जानकार सुमिति प्रतीक्षा करता हुआ मिला। वह बहुत गुस्से में था। सारी बात जानकर उसका क्रोध शांत हो गया। लंगकोर में जब वह उन्हें अच्छी जगह पर रोकने के लिए ले गया, जहां उनके खाने को सत्तू, चाय तथा रात में गर्मा गर्म थुप्पा मिला। लेखक और उनके साथी अब टिहरी के विशाल मैदान में थे। उनके चारों ओर पहाड़ थे, जिसमें यह मैदान टापू जैसे दिख रहा था। इसी मैदान में टिहरी समाधिगिरी है। यहाँ भी सुमति के यजमान थे। वे यजमानों के यहाँ जाना चाहते थे। बोधगया से लाए गए गंडे खत्म होने पर किसी भी लाल कपड़े का गंडा बनाकर बांटना शुरू कर देते थे। लेखक ने उन्हें ऐसा करने से रोका। लेखक को भरिया मतलब होता है बच्चों, भारवाहक सामान या किसी प्रकार का जो सामान लाद के चल सके, ना मिल पाने के कारण लेखक को स्वयं ही सामान लेकर चलना पड़ा। तिब्बत की कड़ी धूप में 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चलने से गर्मी लग रही थी। सुमति अपने एक यजमान से मिलना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने शेखर विवाह की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन जमींदारों में बटी है, जिनका ज्यादा हिस्सा मठों के पास है। जमींदार मजदूरों से बेगार में खेती कराता है। खेती की देख रेख के लिए बिच्छू भेजे जाते हैं, जो राजा से कम नहीं होते हैं। शेखर की खेती के मुखिया लेखक से मिले। वहां एक सुंदर मंदिर था। उसमें कुंजर की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी थी। एक एक पोथी का वजन 15-15 सेर था। सुमिति अनुमति लेकर अपने यजमानों के पास चला गया। टिहरी गांव वहां से कुछ ही दूर था। लेखक ने सामान उठाया और बिच्छू नमसे से विदा लेकर चल पड़ा।